हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि समावेशन का क्या अर्थ है। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे समावेशन का मतलब ये है कि सभी बच्चों को अपने स्कूल में ऐड करना, चाहे वो विभिन्न संस्कृतियों से विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले बालक ही क्यों ना हों। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान को निरपेक्ष होकर अपनाना, मतलब उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को नकारते हुए उन्हें अपना लेना, उन्हें अपने स्कूल में समान भेदभाव से ऐड करना। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। हर विद्यार्थियों को पहचानें और उनका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। यहाँ पे ये पूछ रखा है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए, ठीक है, किससे बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। हर विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करें। ये बात सही है कि उनकी विद्यार्थियों को पहचाने, उनकी नीड को, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, उनकी नीड को, उनकी हर चीज़ को हम उनको सम्मान करके। और दूसरा है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, यही बात बिल्कुल गलत है। तो यही बात यहाँ पे सही हो जाएगी, क्योंकि इसको बचने के लिए पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अच्छे रहन सहन से, अच्छी संस्कृति से, उच्च वर्ग से आते हैं, उनकी अनुभवों को प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं है, हमें हर बच्चे को समान रूप से देखना है और उनको समान रूप से सम्मान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। पढ़ना, गायन, सोच, चलना। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया का मतलब है कि बच्चा पढ़ने में असमर्थ है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा, दूसरा है विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, तीसरा है बहुत लंबे और बारंबार का दत्त कार्य दें, चौथा है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो यहाँ पे जो अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कि अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, ऐसा नहीं है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, ये भी गलत है। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें, ऐसा नहीं है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी से मतलब यहाँ पर यह है, प्रतिभावान विद्यार्थी का मतलब यह है कि फ्रेंड्स जो लोग
इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर के समझदार हैं, मतलब जो लोग प्रतिभाशील हैं, ठीक है, उन लोगों को जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं। कोई चीज़ बताओ तो उसे जल्दी से एब्सॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है। ये प्रतिभावान विद्यार्थी के लक्षण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सही प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन है प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरुद्ध। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि हमें शिक्षक को मतलब हमें अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम उनमें प्रोत्साहन की रुचि पैदा करेंगे तो उनमें प्रश्न पूछने की रुचि जागृत होगी और उनमें किसी चीज़ को जानने की रुचि जागृत होगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि किससे बचना चाहिए, ठीक है। विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो हम विद्यार्थियों के अंदर किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट मैप करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट पर उसको विस्तारित करने के लिए, किसी संप्रत्यय को विस्तारित करने के लिए विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, ये तो सही बात है, करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रखा है कि किससे बचना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन है कि संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। ये बात भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर गलत है कि जो हम संप्रत्यय को उदाहरण और नॉन उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं, तो यहाँ पे बचना चाहिए, ये बात बिल्कुल, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ये बात भी सही है कि हमें किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए नई समस्याओं पर लागू करेंगे नई पुरानी जानकारी को, ठीक है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही बात गलत है, ठीक है। हमें बोर्ड पर लिख के विद्यार्थियों को बिना समझे उसे नकल करने के लिए नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है कि हम उनकी विफलता को उनके सामाजिक संदर्भ से जोड़ के यदि कुछ चीज़ सिखाएंगे तो उन्हें विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में विफलता को कम किया जा सकता है, वो आसानी से सीख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कंपटीशन करके किसी को प्रोग्रेसिव में नहीं लाना है, कक्षा में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि उनके विचार जो होते हैं, उनके एक्सपीरियंस जो होते हैं, हम उनको जगह देंगे और उनको ध्यान से सुनेंगे और उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए।
उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो यहाँ पे जो है किससे कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय, ठीक ना। तो उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, ये बात तो गलत है क्योंकि ये सही है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत पूछ रखा है तो ये गलत है, लेकिन यहाँ पे सही है क्योंकि हम पहले विद्यार्थियों को सरल चीज़ समझाएंगे, इसके बाद सरल से जटिल की ओर जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर जाएं, इसलिए यही हमारा गलत है, इसलिए यही हमारा इस ऑप्शन में सही है क्योंकि किसे अवॉइड करना है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास हो रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रीयता, अधिसंज्ञान, अति औचित्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी विशिष्ट जानकारी को याद करने और विद्यार्थी को ये सोचने कि हम ऐसा करने में मुझे किस तरह से हेल्प मिली, और ऐसा मैं यदि किसी कॉन्सेप्ट को वो सीख रहा है तो ये जान लेता है कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने में मुझे कौन सी चीज़ ने सहायता दी। मतलब वो खुद की ज्ञान को, खुद की क्षमता को वो परख रहा है कि ऐसा करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है और ऐसा आगे करेंगे तो क्या चीज़ होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे अधिसंज्ञान कहते हैं, ठीक है। स्वमूल्यांकन भी कहा जाता है कि स्वयं की क्षमता को खुद से ही परखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है कलन विधि, स्वतः शोध विधि, साक्ष्य लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, कि किसी भी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सिखाते हैं तो वो कलन विधि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावना और बौद्धिक क्षमताएं। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि अवधारणाओं के बारे में उनकी भोली सी समझ और सहज समझ, किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि भ्रांतियाँ जो होती हैं उनके सोच की सहज समझ हैं और वे भ्रांतियाँ करते हैं। हमें उनको भ्रांतियों को सम्मान देना है और उनकी भ्रांतियों से उन्हें किसी चीज़ को सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि थर्ड ऑप्शन, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जब विद्यार्थी अपनी सफलता की वजह खुद को मानेगा ना, तो उसमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। सेकेंड है मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। थर्ड है मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए
अध्ययन करना चाहिए। चौथा है मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा पूछ रखा है फ्रेंड्स कि किस ऑप्शन में आंतरिक प्रेरणा दिखा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लिखा है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अंदर से प्रेरित हो रहा है कि मुझे इस संप्रत्य को समझना है और इस संप्रत्य पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है, तो ये प्रेरणा कहीं ना कहीं अंदर से आ रही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, ये तो बाहरी प्रेरणा हो गया, वो भी नकारात्मक। ठीक है ना, वो दंड से बचने के लिए कुछ करेगा, वो जो बाहर से आ रही है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रतियोगिता परीक्षा में पास होना चाहता है, ये कहीं ना कहीं बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने साथियों से सम्मान प्राप्त करें, इसलिए वो पढ़ना चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा पूछ रखा है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है, हम खुद की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।